विनोद भ्याना ने हांसी से विधायक रेणुका बिश्नोई और हांसी की परिस्थिति को लेकर किए बड़े खुलासे। मैं समझता हूं कि हमारी विधायक इस मामले में बिल्कुल नाकामयाब सिद्ध हुई हैं। उन्होंने कभी भी हमारे इलाके की तकलीफ को विधानसभा में या सरकार के आगे उठाया नहीं है। मैं हांसी की कमियों को बहुत बारीकी से जानता हूं, हर समस्या से वाकिफ हूं। मैं यहां हांसी में रहता हूं और 5 के 5 साल पूरे देहात में और शहर में घूमता हूं। हांसी एक छोटा सा शहर है और यहाँ से राजनीतिक नेताएं बहुत हैं। जैसे पिछले दिनों इंडियन नेशनल लोकदल के प्रोफेसर सुभाष गोयल जी यहाँ थे, हरियाणा विकास पार्टी से अतर सिंह सैनी मंत्री जी बने, उसके बाद आप यहाँ हो, वहाँ से अमीन मक्कड़ साहब थे। तो इतने नेता हैं और इतना छोटा सा शहर है, इसको आप संभाल नहीं पा रहे अब तक। मगर जो हालात हैं वो केवल और केवल हमारे विधायक की वजह से हैं, जिसने, मैं समझता हूं कि मेरे समय में भी कमियां रही होंगी। मैं कोई अपने आप को 100 के 100 नंबर नहीं देता, मगर जो हालात आज खराब हैं वो ऐसे हालात खराब कभी भी नहीं हुए। तो आप किस मुंह से जाएंगे कि लोगों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें? भगवान करे बीजेपी का विधायक बने और बीजेपी की सरकार बने तो निश्चित रूप से हांसी में बहुत अच्छा विकास करवाएंगे और सुंदर शहर बनाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। मॉनसून आ चुका है और अपने साथ शहर की समस्याओं को ला चुका है, लेकिन इन समस्याओं का समाधान हमारी हांसी से विधायक रेणुका बिश्नोई के पास नहीं है। जब चुनाव का समय आता है तो रेणुका बिश्नोई लोगों के बीच में जाती हैं, लोगों से वोटों की अपील करती हैं, उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने का आश्वासन भी देती हैं। लेकिन जब जनता चुनकर उनको भेजती है तो वो हांसी शहर की तरफ अपना रुख भी नहीं करती। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि हांसी को रेणुका बिश्नोई ने 10 साल पीछे पिछाड़ दिया है। ये कहना है हांसी से पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद भ्याना का सिटी बिग न्यूज के साथ खास इंटरव्यू में। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, सिटी बिग न्यूज़ फेसबुक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वक्त हूं मैं हांसी हलके में, हांसी शहर के अंदर। जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है विनोद भ्याना जी, उनके साथ हूं और इनसे जानते हैं। जैसे हांसी में कल और परसों लेकर थोड़ी सी बारिश हुई है, बारिश के कारण हांसी के हालात बहुत खस्ता है, बहुत सारा यहाँ पे गंदगी फैली हुई है, अलग अलग इलाके में पानी का जमावड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, पहले CPS भी रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में कदावर नेता भी रहे हैं। तो पिछले दिनों क्या कार्य हुए हैं और किस कारण से अब के शहर के जो हालात हैं, इस तरह के बदहाल के हालात में पानी, गंदगी और उससे। भ्याना जी, सिटी बिग न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। जैसे हांसी को आज हमने जैसे दौरा किया, हांसी में अलग अलग इलाके में छोटी सी बरसात के कारण इतने जगह बारिश, पानी जमावड़ा है, उसी तरह गंदगी है, अलग अलग जगह सड़कें टूटी पड़ी है। ये क्या कारण है, कहाँ कमी मानते हैं? ये सबसे बड़ी कमी जो हमारे यहाँ अभी विधायक हैं, सबसे बड़ी कमी मैं उनकी मानता हूँ। सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहीं भी पूरे हरियाणा प्रांत में समान विकास की बात की है और समान विकास करवाया है, मगर कोई विधायक जाके जब तक सरकार के आगे अपना शहर की हालत ही ना बताए, अपना दुखड़ा ही ना रोए, अपने इलाके की पोजीशन ही ना बताए, तो शहर का हालात सुधर नहीं सकते। क्योंकि विधायक जनता और सरकार के बीच में एक कड़ी होता है, जो जनता की बात, जनता की तकलीफ, शहर के हालात, देहात के हालात सरकार तक पहुंचाता है। मैं समझता हूं कि हमारी विधायक इस मामले में बिल्कुल नाकामयाब सिद्ध हुई हैं। उन्होंने कभी भी हमारे इलाके की तकलीफ को विधानसभा में या सरकार के आगे उठाया नहीं है, जिस कारण हमारा जो शहर है, हमारा इलाका है, पिछले इन 5 सालों में, मैं कहता हूं 10 साल पीछे चला गया। आज जो भी हालात शहर के हैं, सिर्फ और सिर्फ विधायक की कमज़ोरी की वजह से, विधायक की आवाज़ ना उठाने की वजह से आज हमारा शहर बहुत पिछड़ गया। और इसमें मुझे बेहद खेद से कहना पड़ रहा है कि अगर ये किसी तरह से दोबारा इसका तुक्का लग गया तो हमारा शहर बर्बाद ही हो जाएगा। मगर अब वो लगने वाली बात नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट में हमने देख लिया शहर ने इनके साथ जो जैसा सलूक इन्होंने शहर के साथ किया, ऐसा जवाब शहर ने भी इनको दे दिया।
जैसे आपने इनडायरेक्ट वे पे रेणुका बिश्नोई की हम लोग बात करें, उनके ऊपर आपने आरोप लगाया कि उन्होंने विकास कार्य में ध्यान नहीं दिया, उन्होंने मुद्दा नहीं उठाया, सरकार के सामने उन्होंने बातचीत नहीं की। जैसे पिछले दिनों आप सीपीएस रहे, आप भी जो कांग्रेस की सरकार में था, आप पावर में थे, उन दिनों भी इस तरह के हालात थे, उसके अभी तक वो निवारण नहीं हो पाए। उस वजह से आपके ऊपर भी जिम्मेवारी है इस चीज़ की, शहर को लेके। जैसे हाँसी के लोगों की बात करें, विनोद भ्याना का अलग से नाम है, उसके बावजूद शहर के बीच में आप रहते भी हैं। हालांकि रेणुका जी यहाँ नहीं रहती, हाँसी आप रहते भी हो, उसके बाद आप ये कह रहे हो कि रेणुका जी की कमी, क्या आप अपनी कमी नहीं मानते इसमें? नहीं, मैं तो जब मैं विधायक था, जब मैं सीपीएस था, जब मैं सरकार में था, तो इस शहर में बहुत से काम हुए। जो सफाई व्यवस्था थी वो दुरुस्त थी, पानी की निकासी, सीवरेज की व्यवस्था आज के मुकाबले में बहुत बेहतरीन थी। मगर 5 साल में जो हालात बिगड़ गए, ये बात भी सही है कि मैं पिछले 4-6 महीने से बीजेपी में आया हूँ, मगर 5 साल के बिगड़े हुए हालात को आप 4-6 महीने में ठीक नहीं कर सकते। हमने बहुत अधिक प्रयास किया कि किसी तरह से हालात सुधर जाएं, मगर समय इतना कम था कि हम पूरी तरह से सुधार नहीं करवा पाए। अगर भविष्य में यहाँ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतता है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार एमएलए बनता है, तो निश्चित रूप से हाँसी में सुधार के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ना केवल चांस बढ़ जाएंगे, मैं कहता हूँ हाँसी को बहुत अच्छा शहर बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे हाँसी एक छोटा सा शहर है और यहाँ से राजनीतिक नेताएं बहुत हैं। जैसे पिछले दिनों इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान सुभाष गोयल जी यहाँ थे, हरियाणा विकास पार्टी से अतर सिंह सैनी मंत्री जी बने, उसके बाद आप यहाँ हो, वहाँ से अमीन मक्कड़ साहब थे। तो इतने नेता हैं और इतना छोटा सा शहर है, इसको आप संभाल नहीं पा रहे अब तक। ऐसा है, हर शहर में समय समय पर अलग अलग नेता होते हैं, कोई हाँसी में अलग से नेता नहीं हुए। सब ने अपनी जिम्मेवारी से काम लिया, अपने अपने समय में हर एक आदमी ने शहर को और देहात को संभाला। मगर जो हालात हैं वो केवल और केवल हमारे विधायक की वजह से हैं, जिसने, मैं समझता हूं कि मेरे समय में भी कमियां रही होंगी, मैं कोई अपने आप को 100 के 100 नंबर नहीं देता, मगर जो हालात आज खराब हैं वो ऐसे हालात खराब कभी भी नहीं हुए। आज जो हालात खराब हैं वो सिर्फ विधायक की कमी से, विधायक ने आवाज़ नहीं उठाई, विधायक ने जनता और सरकार के बीच में कड़ी बनने का कार्य नहीं किया, इसीलिए आज हमारा शहर बहुत पिछड़ गया। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, जैसे ही अब चुनाव आएंगे, चुनाव के बाद में जो भी विधायक बनेगा, भगवान करे बीजेपी का विधायक बने और बीजेपी की सरकार बने, तो निश्चित रूप से हाँसी में बहुत अच्छा विकास करवाएंगे और सुंदर शहर बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी की 5 साल सेंटर में रही, 5 साल हरियाणा में होगी, एक समान की बात करती है विकास कार्यों के लेकर, दूसरा दोबारा चुनाव है, तो आप किस मुंह से जाएंगे कि लोगों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें? ऐसा है, सारा शहर जानता है, पूरा हाँसी हल्का जानता है कि सिर्फ और सिर्फ विधायक की वजह से काम नहीं हुए। यहाँ सरकार की कोई कमी नहीं रही, भारतीय जनता पार्टी की कोई कमी नहीं रही। मैं आपको बता दूं, आज जैसे ही मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, तो हमने शहर के विकास के लिए और देहात के विकास के लिए सीएम साहब से ग्रांट मांगी और सीएम साहब ने बड़ी खुशी खुशी ग्रांट दे दी और वो ग्रांट आ चुकी है। नगर परिषद में भी ग्रांट आ चुकी है और एचआरडीएफ से हमारे पंचायतों के खाते में भी लगभग 10 करोड़ रुपए आ चुके हैं। मगर इस सारी प्रक्रिया में एक समय लगता है। पैसा आने के बाद एक सिस्टम होता है कि भाई ये काम इस तरीके से होएगा, टेंडर होएगा, वर्क अलॉट होएगा, उसके बाद काम शुरू होएगा। जैसे हम शामिल हुए उसके फौरी तौर बाद आचार संहिता लग गई, 3-3.5 महीने चुनाव में चले गए, चुनाव से अभी फारिग होके आए हैं, अब पैसा वैसा आया है, इसकी प्रक्रिया चालू होएगी, काम शुरू होंगे, इतने में फिर आचार संहिता लग जाएगी। आप समझ सकते हैं कि हर काम को करने के लिए एक सिस्टम से गुजरना पड़ता है। एकदम यूं नहीं है कि आपने अपनी जेब से पैसे निकाले और मिस्त्री बुलाया और काम करवा लिए। सरकारी काम के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पैसा आज के दिन पैसे की हाँसी शहर के लिए या हाँसी देहात के लिए सीएम साहब ने, सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी। मगर जैसा कि आप जानते हैं कि एक सिस्टम से गुजरने में समय लगता है और समय आने पे बहुत अच्छा सिस्टम हो जाएगा। जैसे आपने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार ने ग्रांट दिए बहुत हाँसी को लेकर विकास कार्यों के लिए। वही हाँसी के बहुत सारे नेता हैं, सभी अपना आपको दावा करते हैं सरकार से ग्रांट लेने में हम कामयाब है, मुख्यमंत्री की ग्रांट इतनी आ गई, लेकिन काम कराने के लिए और जो ग्राउंड लेवल पे जो काम वो दिखता नहीं है। तो यहाँ से प्रोफेसर छत्रपाल भी है, गायत्री भी है, टूटे जाए वो विनोद भ्याना जी का नाम भी सबसे आगे रहता है। तो आप क्या कहेंगे, हिसार का जो हाँसी का दृश्य कब तक ये ठीक होगा और कैसे इम्प्लीमेंट होगी इसमें? मैंने आपको बताया कि
कि कोई भी सरकारी काम हो उसको एक सिस्टम से गुजरना पड़ता है। पैसा आ गया और पीछे जैसा कि 3-3.5 महीने का समय ऐसा रहा कि जो हमें आचार संहिता से गुजरना पड़ा। पूरे देश का चुनाव था और देश के चुनाव में समय लगता है, इसलिए सारे के सारे काम न केवल हाँसी में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक बार काम रुक जाया करता है चुनाव के दिनों में, और वो हाँसी में भी रुका। इन बिटवीन पैसा आ गया, अब वो प्रक्रिया भी स्टार्ट हो गई, टेंडर वेंडर लगने शुरू हो गए। उसके बाद एक प्रक्रिया होती है, कितने दिन का टेंडर होता है, उसके बाद वो टेंडर खुलना होता है, किस एजेंसी को वर्क अलॉट करना होता है, वर्क अलॉट करने के बाद वो एजेंसी भी 10-20 दिन लगा देती है काम शुरू करने में। तो मैं समझता हूँ कि जब पैसा आ जाता है तो कहीं ना कहीं फिर विकास कार्य भी शुरू हो जाता है। अगर विकास कार्य कहीं रुकता है तो पैसे की वजह से रुकता है। आज हाँसी में सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने पैसा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक सिस्टम से निकल के जल्दी ही शहर विकास की ओर दौड़ेगा और ये रिजल्ट भी आप बहुत जल्दी देखेंगे। जैसे रेणुका जी यहाँ से विधायक है, उनका ये आरोप है कि सरकार है एक गलत नीति अपनाती है, हाँसी को एक तरफा किया कि वो जो हालांकि मुद्दे भी उठाती है विकास कार्य के लिए, बोला सरकार गौर नहीं कर रही है। क्या उनका आरोप निभा रहा है? मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जिससे मतलब कोई वो हो। मैं तो कहता हूँ एक रिकॉर्ड की बात है। अगर विधानसभा की पिछले 5 साल में 72 मीटिंग हुई है तो रेणुका जी ने, मैं नहीं समझता कि 25 मीटिंग भी अटेंड की हो, जो मेरे पास आंकड़े हैं। अगर आप 1/3 मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो कहाँ आवाज़ उठा रहे हैं आप मीटिंग ही नहीं अटेंड कर रहे, आप विधानसभा में जा ही नहीं रहे, सेशन में जा ही नहीं रहे। जब सेशन में नहीं जाओगे तो कौन सुनेगा आपकी आवाज़ और कहाँ आवाज़ उठाओगे? एक विधानसभा का सेशन एक ऐसी जगह होती है जहां आप अपने इलाके की सारी समस्याओं को बता सकते हो और सरकार को उसका जवाब देना होता है वहीं पे। मगर आप जाओगे ही नहीं, आवाज़ उठाओगे ही नहीं, तो फिर कैसे सिस्टम बनेगा? फिर बन नहीं सकता ना सिस्टम। तो यही एकमात्र वजह है कि हमारे इलाके की आवाज़ उठाने वाला कोई था नहीं। जैसे अभी रिसेंटली अखबार में बड़े चर्चे में है, विजेंद्र सिंह आपने हिसार से सांसद आपने बना दिए। अगर उनके सामने कोई मुद्दा लेके जाता है कोई भी चीज़ का, पानी का, बिजली का, वो कहते हैं मेरे मुद्दा नहीं है ये, तो एक सांसद को इस तरह का कहना आप क्या समझते हैं? जनता उनके सामने या एमएलए या एमपी के सामने रखेंगे अपनी समस्याएं, और वो इस तरह की बात करते हैं तो आप क्या समझते हैं? ऐसा है, एमपी साहब ने कभी भी नहीं कहा कि मेरी कोई ड्यूटी नहीं बनती। एमपी साहब ने हमेशा ये कहा है कि मेरी ड्यूटी आवाज़ उठाना है और मैं आवाज़ उठा के अधिकारियों की ड्यूटी लगाऊंगा। अधिकारियों का काम है काम करवाना, मेरा काम है लोकसभा में आवाज़ उठाना, वहाँ से ग्रांट्स वगैरह लेके आना और उस सब कार्य को अमली जामा जो है वो कार्यपालिका पहनाती है। एमपी साहब ने यही कहा है कि हम बराबर अधिकारियों को खिंचाई करके काम करवाएंगे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा, ये जो प्रचार किया जा रहा है ये मिथ्या प्रचार है और एमपी साहब पूरी तरह से सजग हैं इस मामले में और मेरी उनसे अक्सर बात होती रहती है। हाँसी की समस्याएं भी मैं उनको बताता रहता हूं और वो हाँसी के बारे में, न केवल हाँसी के बारे में बल्कि पूरे संसदीय क्षेत्र के बारे में पूरी तरह से सजग हैं और वो हर क्षेत्र का पूरी तरह से विकास करवाएंगे, लोकसभा में आवाज़ उठाएंगे और अधिकारियों को बैठ के, अधिकारियों की बैठक लेके सारे काम का कार्य रूप करने में भी वो आदेश देंगे। जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक है, आप क्या समझते कब तक चुनाव होने के आसार हैं? चुनाव अक्टूबर में ड्यू हैं और आसार भी क्या होंगे अक्टूबर में। अक्टूबर से आगे जा नहीं सकते और अक्टूबर में चुनाव मस्ट हैं, जरूरी हैं, अक्टूबर में चुनाव हो जाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के हाँसी के जो भी कैंडिडेट है उनमें आप कौन से नंबर पे अपने आप को मानते हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि मैं कौन से नंबर पे हूँ, मैं तो क्या बता सकता हूँ। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्य करता हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी जिस लायक मुझे समझेगी, मेरी ड्यूटी लगाएगी, मैं उस ड्यूटी को पूरा करूँगा। वो पार्टी का काम है कि वो मुझे किस लायक समझती है। तो अगर पार्टी आपको यहाँ से टिकट देती है, अगर जीत के आप जाएंगे तो हाँसी के लिए पहले क्या कार्य करेंगे? किस चीज़ की आप कमी मानते हैं? यहाँ पे क्या होना चाहिए? मैं हाँसी की कमियों को बहुत बारीकी से जानता हूँ, हर समस्या से वाकिफ हूँ। मैं यहाँ हाँसी में रहता हूँ और 5 के 5 साल पूरे देहात में और शहर में घूमता हूँ। मैं एक एक समस्या से वाकिफ हूँ। जो भी समस्याएं मेरे दिल और दिमाग में हैं, एक एक समस्या का बड़ी बारीकी में जाके उस समस्या का निवारण करूँगा, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी।
हांसी में बढ़ता क्राइम और नशा जो ज़्यादा युवा पीढ़ी इसमें घुसे, इसमें क्या करना चाहिए? क्या प्रशासन की कमी है या एडमिनिस्ट्रेशन में या पॉलिटिकल अवेयरनेस इसमें ज़्यादा नहीं है, इस वजह से आप मानते हैं? ऐसा है, समय समय पर कई बार क्राइम बढ़ जाता है, मगर मैं ये बात फख्र के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 8-10 साल से हम जो क्राइम हमारे हांसी में हो गया था, जिसको हरियाणा में हांसी को क्राइम सिटी के नाम से जानने लग गए थे, आज सरकार की वजह से हमारे हांसी में सुख शांति अमन चैन है। देखिए, छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं और ना केवल हांसी में होती हैं बल्कि हर जगह होती हैं। हर किस्म के लोग हर जगह कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। तो आज ऐसी बात नहीं है कि कोई हांसी में बहुत ज़्यादा क्राइम रेशो हो। बाकी अगर छोटा मोटा क्राइम है तो हमारी पुलिस, हमारे एसपी साहब बहुत हांसी में, आपको पता है कि पुलिस जिला बना हुआ है, उससे भी काफ़ी फर्क पड़ा है, क्राइम पे अंकुश लगा है। फिर भी छुटपुट घटनाएं मैं मानता हूं हो जाती हैं, तो हमारी पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और हम क्राइम पे पहले काफ़ी काबू पा चुके हैं। भविष्य में भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ किसी किस्म का क्राइम ना हो। जहाँ तक नशे की बात है, नशे पे भी हमने अंकुश लगाने का कार्य किया है। जो बात पहले कभी नशे की हुआ करती, आज हांसी में पूरी तरह से मैं समझता हूँ नशा मुक्त हांसी बहुत जल्दी होने जा रहा है। और मेरी 3-4 दिन पहले एसपी साहब से बात भी हुई थी, तो एसपी साहब भी इस बात से बड़े वो थे कि सजग थे कि हमने हांसी को नशा मुक्त करना है, क्योंकि नशा ही किसी भी क्राइम का जन्मदाता है। इंसान जब नशा कर लेता है तो उसके बाद वो क्राइम भी करता है। तो इसलिए नशा मुक्त करना शहर को और इलाके को बड़ा ज़रूरी है और हमारी पुलिस इस ओर में पूरी तरह से कदम आगे बढ़ा रही है। और जल्दी ही, वैसे तो मैं समझता हूँ कि 70-80% तक तो सुधार है, 10-20% की अगर कसर है तो इस पे भी हम कंट्रोल करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम लोग आपके भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार की लिस्ट अगर बात करें तो यहाँ से जैसे प्रोफेसर छत्रपाल हो कहते हैं मैं नंबर 1 पे हूँ, गायत्री देवी कहती है मैं नंबर 1 पे हूँ, नेहा धवन कहती है मैं नंबर 1 पे हूँ, इधर से अतर सिंह सैनी जी कहते हैं मैं नंबर 1 पे हूँ, एक डॉक्टर टूटे जाए वो कहते हैं नंबर 1 पे हूँ। नंबर 1 पे है कौन? जो पार्टी सोचेगी वो नंबर 1 पे है, जिसको पार्टी चुनाव लड़ाएगी, जिसको पार्टी जिताऊ कैंडिडेट समझेगी, भाई ये जीतने वाला कैंडिडेट है। अब मुझे नहीं पता कि पार्टी किसको नंबर 1 पे समझती है। मैं तो पार्टी का एक कार्य करता हूं छोटा सा। पार्टी अगर मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं खुशी खुशी चुनाव लड़ूंगा, अगर किसी और की लड़ाएगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की मदद करूंगा। जैसे एक बीच में जो प्रदेश के अध्यक्ष उनका भी ये कहना था कि कोई भी पार्टी कांग्रेस से या इनेलो से कोई भी आ रहा है ये सोच के ना आए कि उनको टिकट मिलेगी और वो सत्ता में आएंगे तो हम जो हमारे कार्यकर्ता उनको देंगे, जो पुराने जो कार्यकर्ता हैं उनको हम लोग लेके चलेंगे कि उनको टिकट मिले या उस टाइप से। उसमें आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? ऐसा है, मैंने आपको एक बात बता दी, भारतीय जनता पार्टी का एक असूल है जो मैं समझता हूं कि जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा वो नया हो या पुराना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बशर्त है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार होगा वो पार्टी जिसको जीतने वाला कैंडिडेट समझेगी निश्चित रूप से उसको टिकट देगी, वो नया हो या पुराना हो, इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या समझते हैं, जैसे पहले हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का कोई वो नहीं था, अब सरकार भी बनी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के भी आप लोग बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, अभी इनेलो के और नए 2-4 नाम और आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। तो क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में कांग्रेस का जैसा ही हाल भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का वो हाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग शामिल हो रहे हैं वो लोग भारतीय जनता पार्टी की नीति और नेता के हिसाब से, जो नेता कांग्रेस पार्टी जिन्होंने 20-20 साल 30-30 साल राज में रहे, सत्ता का उन्होंने सुख भोगा, वो लोग अपने स्वार्थ में पार्टी चेंज करके भारतीय जनता पार्टी की वो तो भारतीय जनता पे शामिल हो रहे हैं। कोई ऐसा नेता नहीं है कि जो एक ना भारतीय जनता पार्टी में जो पुराना है या कांग्रेस के अपने विचारधारा से जुड़ा हुआ वो लोग ऐसे स्वार्थी तरह के जो नेता है वो दल बदल के पार्टी में आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँ, ये किसी की कुछ सोच हो सकती है, मगर सही मायने में आज जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नीति और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो कार्य है, जो उनकी जनता के प्रति बहुत बढ़िया सोच है, देश को आगे ले जाने की सोच है, प्रदेश को आगे ले जाने की सोच है, उसी कड़ी के अनुरूप आज न केवल नेता बल्कि आम वोटर भी
भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना मूड बना रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा देश आगे बढ़े, मेरा प्रांत आगे बढ़े। और इसी सोच को लेकर आपने देखा पिछले जो चुनाव हुआ, लोकसभा में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई। क्यों आई? वो इसीलिए कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो उन्होंने देश को एक मजबूती दी है, उसी के फलस्वरूप पूरे के पूरे देश का मूड बदला और अकेली भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत देके ये सिद्ध कर दिया कि आज हर जनमानस मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है और देश को मजबूत करने के लिए मोदी जी के साथ खड़ा है। उसी कड़ी में अब प्रांत के जब चुनाव होने वाले हैं तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर, जिनका पूरा 5 साल का जो पीरियड देखें, पूरे 5 साल का समय देखें, एक ईमानदार, एक पारदर्शी सरकार देने की उन्होंने जो कोशिश की है, न केवल कोशिश की है बल्कि उसमें कामयाब भी हुए हैं। जहां कांग्रेस की सरकार में खर्ची और पर्ची चलती थी, सिफारिश चलती थी नौकरी की, आज ना कोई ट्रांसफर में सिफारिश चलती है, ना कोई नौकरी में सिफारिश चलती है। आप देख लें, जहां कोई एडमिशन की बात होती है तो मेरिट पे, जब सर्विस की बात आती है तो मेरिट पे, जब विकास की बात आती है तो पूरे प्रांत में समान विकास। आज आपने अभी कहा कि हांसी पिछड़ गया, उसका कारण मैंने बताया, मगर आप एक बार शहर से बाहर निकल के देखिए, पूरे प्रांत में घूम के देखिए, कितनी अच्छी अच्छी सड़कें बन गई हमारी। जहां हमें 4 घंटे लगते थे दिल्ली पहुंचने में, आज हम 2.25 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो ये सारी ऐसी सरकार की नीतियां हैं कि जिसके कारण आज देश और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुक रहा है और पार्लियामेंट में तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिला दिया। अब जब प्रदेश में चुनाव होंगे विधानसभा के, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछली बार 48 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की, अब की बार 75 पार। वो सिर्फ श्री मनोहर लाल जी खट्टर ने जो एक पारदर्शी प्रशासन दिया, पारदर्शी शासन दिया है इस प्रदेश को, उसकी वजह से आज पूरा हरियाणा भारतीय जनता पार्टी में विलय सा हो गया है और एक बार प्रांत ने फिर श्री मनोहर लाल खट्टर जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की सोच ली है और निश्चित तौर पे 75 पार का जो नारा है बीजेपी का, वो नारा जरूर सक्सेस होगा, कामयाब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेहाला साहब, सिटी बिग न्यूज़ समय देने के लिए। धन्यवाद आपका, जो आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे विनोद बेहाला जी, जो हांसी से पूर्व विधायक भी हैं, CPS रहे हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत दावेदार हैं। तो उन्होंने कहा कि इस बार के जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी 75 पार का नारा लेके चलेगी और 75 पार करेगी। फिर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हांसी की जो स्थिति है वो उसमें सुधार होगा और हांसी एक अच्छे शहर के उसमें तर्ज पे इसका नाम लिखा जाएगा। कैमरामैन सोम्या माथुर के साथ मैं रमेश शर्मा, सिटी बिग न्यूज़ के लिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर विनोद बेहाला को टिकट मिलती है तो क्या वो यहाँ से अपनी सीट निकाल पाएंगे या रेणुका बिश्नोई को ही हांसी की जनता दोबारा से चुनकर भेजेगी। इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। अपने शहर की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।